हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने चैनल पे क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा। तो ये क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट भी हो गया है और आज का ये जो धमाकेदार सेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि ये फंक्शन चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेशन 1 में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, और उस पे बहुत सारा कमेंट्स भी आपका आया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोग का जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग को। तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं और आपको बेनिफिट मिल रहा भी होगा। तो आज का ये सेशन जो है फंक्शन का, जो कि आज मैं फंक्शन चैप्टर को लेकर आया हूँ आप इस सेशन में। तो आज मैं फंक्शन चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये जो क्रैश कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो कहीं भी ट्यूशन या इंस्टीट्यूट या फिर कहीं भी पढ़ाई कर रहे थे तो उनका पढ़ाई अधूरा रह गया है। उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और मैं ये टॉपिक आज सिखा कर जाऊंगा। 100% ये आपको समझ आएगा कि फंक्शन होता क्या है। तो आज मैं ये टॉपिक जो लेकर आया हूं, तो आज का सेशन मेरा फंक्शन चैप्टर, जो कि क्रैश कोर्स का दूसरा सेशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और ये जो सेशन चल रहा है इसको आप मतलब हल्के में ना ले, मतलब कि ये बहुत बूस्ट अप सेशन है आपके लिए, मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि जनरली जो है फंक्शन और रिलेशन, फंक्शन से मैंने पहले भी बताया है कि कितने नंबर का सवाल आएगा आपका, है ना। तो आपको मैं बता चुका हूं और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है चैप्टर आज बिल्कुल समझकर हम लोग ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग जो है रेडी हो जाइए ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, कि फंक्शन चैप्टर आज हमको समझ ही लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानते हैं कि होता क्या है फंक्शन। तो फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने से ही पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स एवरीडे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो सब जितना भी हमारा बॉडी पार्ट्स है उसमें भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनका हर बॉडी पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो मैं बता दूं कि फंक्शन जो है, किसी भी फंक्शन को जब आप लिखते हो, तो किसी भी फंक्शन को जब आप लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि एक होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब कि अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को अगर कुछ फूड प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, मतलब हम अपने बॉडी के लिए जब कुछ खाते हैं, जैसे फूड ही खाए, तो वो इनपुट आपने दिया तो आउटपुट भी मिल रहा है। मतलब आपका जो पूरे बॉडी पार्ट्स जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ भी खेल होता है। जैसे मान लीजिए और भी एग्जांपल आप ले लो एवरीडे लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कार गाड़ी मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो अगर मैं बता दूं कि अगर इस तरीके का फंक्शन अगर लूं मैं, t बराबर 0 मतलब टाइम, तो टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा 0। मतलब कि टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है। मतलब कि ये जो s एक ऐसा फंक्शन है जो कि t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एफ टी बराबर s हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो भी t का वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे, t का वैल्यू जो भी प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा डिस्टेंस का वैल्यू s, यहाँ पे डिस्टेंस है। मतलब कि अगर आपका t बराबर 0 हुआ तो s भी 0 होगा। अगर t बराबर 1 सेकेंड ले रहे हो किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर पे, रियल नंबर पे, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए मान लीजिए डिस्टेंस अगर मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे 1 होगा। चाहे तो भी जितना भी, मतलब कि ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये देखिए कि यहाँ पे वैरी कर रहा है। मतलब क्या कि टाइम जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वो उस तरीके से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मतलब s और t में एक फंक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। मतलब कि t के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, है ना। तो
तो ये जो फंक्शन है, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे फंक्शन को, तो क्या लिखेंगे, जैसे एफ टी बराबर कुछ भी मान लीजिए इस तरीके से 2t दिया हुआ है, या फिर कुछ भी यहाँ पे देंगे जैसे 2t, तो ये जो है डिनोट करेगा s, है ना। तो यहाँ पे t का वैल्यू डिपेंड करेंगे, डिपेंड मतलब t के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये। तो ये जो हुआ इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब t का वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो इस वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मतलब कि ये t के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मतलब कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो बहुत सारे जगहों पे आप फंक्शन का आप एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरीके से फंक्शन होता है, फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है ना। तो ये जो है फंक्शन का एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे आपने बॉडी पार्ट्स भी देखते हो कि आपका फंक्शन जैसे बिना इनपुट दिए हुए आपका बॉडी पार्ट्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आप 10 दिन खाना नहीं खाते हो तो क्या आपका बॉडी पार्ट्स अच्छे से प्रॉपरली काम करेगा? क्या नहीं करेगा। तो इसी तरीके से फंक्शन जो है एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, दो सेट के बीच में रिलेशन। आपने सेट पढ़ा है, तो सेट जैसे दो सेट है तो उसके बीच में एक फंक्शन, एक ऐसा रूल होता है जो हर सेट ए के एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बताता है, वही हमारा फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आप फंक्शन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मतलब t के वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है s, है ना। s बराबर मान लीजिए कि fx, मान लीजिए यहाँ पे fs ले लेते हैं, तो fs जो है डिस्टेंस जो आएगा fs बराबर जो भी y, जो भी हम लोग फंक्शन को मानते हैं, तो t का वैल्यू जिस तरीके से आप प्रोवाइड करोगे, t का वैल्यू जो जो लोगे उसके अकॉर्डिंग s का वैल्यू आता जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो ये जो है आपका एक मतलब t बराबर 0 लिए तो s 0 होगा, क्योंकि टाइम अगर मान लीजिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है स्पीड इनटू टाइम, तो जैसे ही टाइम अगर 0 हुआ तो डिस्टेंस तो भी 0 ही आएगा आपका, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम 0 हुआ था डिस्टेंस 0, तो ये भी एक तरह का फंक्शन डिनोट कर रहा है। तो फंक्शन क्या होता है कि दो सेट के बीच में एक यूनिक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो वही हमारा जो होता है फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन मोटा मोटी आप भाषा आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसके स्टैंडर्ड डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पता चला होगा कि अगर फंक्शन लिखा गया है, जैसे कोई भी आप फंक्शन मान लीजिए लिखते हो, जैसे fx बराबर sin x लिखते हो, तो ये जो आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, y से। अब y का जो वैल्यू आएगा वो x पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो x जो है मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता होगा कि वेरिएबल जो होता है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू वेरिएबल मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा, है ना। वेरिएबल आर चेंजेबल क्वांटिटी, और कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज ही ना हो, तो वो कांस्टेंट होता है आपका, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कह रहे हैं, मतलब वेरिएबल जो है आपका इन प्लेस ऑफ x यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे x का जैसे जैसे आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे उस तरीके से ये y का वैल्यू देते जाएगा। तो ये जो fx जो है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है इसका जो वैल्यू डिपेंड करेगा वो x के वैल्यू। तो ये जो हुआ वो डिपेंडेंट, ये y जो हुआ डिपेंडेंट किस पे हुआ, x पे। मतलब कि अगर f पाई बाई 2 आप निकालते हो तो मान लीजिए sin पाई बाई 2 आया, है ना, तो ये 1 दे देता है। इसी तरीके से आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए पाई बाई 6 लेते हैं, तो sin पाई बाई 6 मतलब क्या 1/2। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल ये हुआ, और x का जैसे जैसे आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे उस तरीके से y का वैल्यू आएगा। मतलब कि x कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू from the given set but y is dependent on the value of x, मतलब y जो हुआ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो ये दो टर्म को आपको समझना है। सबसे पहले फंक्शन को आप स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजों को आप समझ लें कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग जो है समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मतलब कि पहला जो है आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो द सिंबल, इसको डिफाइन करेंगे कैसे? द सिंबल which can take any arbitrary value from a given set is called independent variable। आप इसको समझ सकते हो बच्चों कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हमने अभी लिखा था कि fx बराबर अगर कोई आप फंक्शन लिखते हो sin x, तो ये जो fx बराबर y आप जानते हो, तो x का जैसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे y मिलता जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट, x की जगह पे कुछ भी लोगे तो साइन तो बदलता ही रहेगा। मतलब कि x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, या फिर एंगल ले रहे हो, एंगल के टर्म में लियो तो एंगल कुछ भी लेंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 120, 125, 180, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कुछ भी अपना मन से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये y क्या है, इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो y यहाँ पे जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लें कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मतलब x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये डिफाइन किया गया है a से b में, अगर सेट a से b में अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो x जो होगा सेट a का, वो जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप, और हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को अब डिफाइन करते हैं। चलिए डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पे भी आप पढ़ा था आपने कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जिसके वैल्यू पे, तो द वैल्यू द सिंबल which depends the symbol which depends on independent variable। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए fx लिखा हुआ है, fx बराबर अगर मान लीजिए sin x ही अगर आप एग्जांपल लेते हो, तो ये y होता है। तो y पे जो है x जो है, x का वैल्यू पे जो है y डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो ये जो है आपका x जैसे जैसे आप प्रोवाइड करोगे y मिलेगा, मतलब कि x जो है इंडिपेंडेंट और y जो है इस पे मिलेगा। जैसे आप पाई बाई 2 लेते हो तो साइन पाई बाई 2 1, तो इस पे y का वैल्यू 1 मिला, तो ये जो हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, मतलब कि इंडिपेंडेंट x और y जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब हम लोग जो है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि ये दोनों आप समझ गए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब रियल डिफिनेशन की बात करते हैं फंक्शन की। अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो अब हम लोग जो है फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे होता है डिफिनेशन। फंक्शन का एक रूल होता है कि हर, वैसे मान लीजिए दो सेट आपके पास है, दो नन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है, नन एम्प्टी उसी को बोलेंगे। तो जब दो सेट आपने लिया है और अगर मान लीजिए कि अगर उसका हर एलिमेंट जो सेट ए का है उसका यूनिक कनेक्शन अगर सेट बी के एलिमेंट से अगर हो रहा है, तभी हम लोग फंक्शन कहेंगे कि यहाँ पे डिफाइंड है। तो फंक्शन क्या है? तो फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि दो सेट अगर नन एम्प्टी सेट आपके पास है
अगर मान लीजिए कि ए का जो एलिमेंट, जो ए सेट ए में जो एलिमेंट है उसका अगर यूनिक कनेक्शन जो सेट बी में एलिमेंट है उसके साथ अगर यूनिक कनेक्शन होगा तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन है जो डिफाइंड है। तो चलिए यहां पे इसको डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नन empty set, then rule F associates each element of set A with unique element of B, then F is called function, है ना। F is called मैपिंग बोलते हैं इसको, मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर कंडीशन आपके पास मिल रहा है, देखिए ये लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रूल एफ एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए each element of set A with unique element of B, then F is called mapping और function from A to B। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसको लिखेंगे कैसे फंक्शन को, तो मान लीजिए F A से डिफाइंड है B में। अब इसको देखिए बोलते क्या क्या है, जैसे F A से B में अगर डिफाइंड है तो इसको ऐसा लिखा जाता है ना। अब इसको बोलते क्या है, अब फंक्शन जो है ये जो है आपको मैपिंग बोला जाता है या करस्पॉन्डेंस या फंक्शन ये बोला जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, फंक्शन ए इंटू बी, मतलब फंक्शन ए इंटू बी, मतलब फंक्शन ए से एक सेट ए में जो एलिमेंट है एक डिफाइन किया गया, सेट ए से बी में डिफाइन किया गया है, तो फंक्शन ए इंटू बी या फंक्शन ए टू बी भी पढ़ते हैं। तो इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए बी रीड इट एज फंक्शन ए टू बी या ए इंटू बी, फंक्शन ए इंटू बी, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि नहीं। तो ये फंक्शन को आपने क्या बोला, मैपिंग या कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये तभी डिफाइंड होगा फंक्शन, है ना। फंक्शन तभी डिफाइंड होगा आपका जब इसको आप क्या, हर एलिमेंट सेट ए का यूनिक एलिमेंट के साथ जो है एसोसिएट करेगा, मतलब रिलेशन बताएगा, तभी हम इसको कहेंगे फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका जो है फंक्शन का आपका जनरली डिफिनेशन हुआ। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, एक मुद्दा होता है कि रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले इसका जो है थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये आप डिफिनेशन आपने नोट कर लिया है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप। उसके बाद हम जो है आगे चर्चा करते हैं कि इसको और भी कैसे आप लिख सकते हो। तो अगर आपने लिखा है, जैसे वो आपने नोट डाउन किया, तो एफ ए टू बी अगर लिखते हैं आप, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, या फिर ऐसा लिखिए लेट ए फंक्शन फ्रॉम, है ना, लेट ए फंक्शन एफ,
है ना, फ्रॉम क्या है, ये दिया हुआ है ए से बी में। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो अगर एफ ए टू बी अगर दिया हुआ है तो ये कहलाता है आपका डोमेन। जितना भी सेट ए में जो एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। ये कहलाता है कोडोमेन। ये क्या कहलाता है, कोडोमेन आपका कहलाता है, समझ गए। और आप एक और भी बात कहें कि डोमेन जो होता है आपका वो इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट होता है। अच्छा, कोडोमेन जो है, कोडोमेन जो है नॉट इक्वल टू आउटपुट, ये आउटपुट नहीं देगा। मतलब कि रेंज जो होता है वो आउटपुट के बराबर होता है, समझ गए। मतलब फंक्शन में अगर आप दो फंक्शन मतलब दो सेट को डिफाइन किए गए हो, मतलब सेट ए से एक फंक्शन अगर डिफाइन किया गया है ए से बी में, तो जो ए में सेट ए में जो एलिमेंट है उसको आप क्या बोलते हो, डोमेन। और सेट बी में जो है वो कोडोमेन। और वही जो है आपका जो है हर वैल्यू पे जो ए के एलिमेंट पे जो वैल्यू मिलता है वो सेट बी का जो कहलाता है वो रेंज कहलाता है। तो रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब अब चौथा पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये तो हुआ कि क्या क्या होता है, पहला जैसे दूसरा ये पॉइंट आपने पढ़ा, तीसरा ये, और चौथा हम लोग देखेंगे। जैसे पहला ये था कि मैपिंग या फिर करस्पॉन्डेंस या फंक्शन, इसको या फिर पढ़ते कैसे, तो बी रीड इट एज फंक्शन ए टू बी, है ना, ए टू बी इसको पढ़ा जाता है। चलिए तो चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है इसका। अगर मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो चौथा में आपका पॉइंट बी कैन रिप्रेजेंट फंक्शन एज y बराबर एफ एक्स, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम लोग जो है ग्राफ से अभी समझेंगे। जैसे ये तो रिप्रेजेंट करने का, तो मतलब कोई भी फंक्शन जो है y बराबर एफ एक्स टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो है x जैसे जैसे आप दोगे यहाँ पे इनपुट, वैसे वैसे y मिलेगा। अभी तो वही मैं सिखा रहा था कि x जैसे जैसे आप दोगे उसी तरीके से आपका y जो है बदलेगा। मतलब कि x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है y, मतलब ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब मैं आपके सामने एक ग्राफ शो करूंगा, उससे आपको बिल्कुल समझ आएगा कि फंक्शन जो है क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो चलिए इसको कहते हैं मैपिंग। एक मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, इससे आप समझिएगा पूरे तरीके से, फंक्शन आपको समझ आ जाएगा। चलिए ये a है, ये फंक्शन a से b में डिफाइन किया गया है ना। अब मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू a, ऐसा दिया गया है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू a, और ये जो है y है तो y बिलोंग्स टू b। अब इसमें मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना, अब 6, इस तरीके से मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है, और मान लीजिए 7 है। अब ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से बी में, इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। तो हर एलिमेंट का जो कनेक्शन है यहाँ पे देखिए यूनिक है कि नहीं, ऐसा भी है, ये यूनिक है कि नहीं, ए से बी में डिफाइन किया गया है फंक्शन, है ना। अब इसमें जो है ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो x+1 है। मतलब कि y जो ये इसमें वाला जो है y आपको मिल रहा है, मतलब ये जो है
आपको y मिल रहा है, fx बराबर y जो आपने लिया है, तो इधर वाला जो आपको है x है और इधर जो है y है। तो देखिए हर एलिमेंट में एक जोड़ा गया तो ये मिला, और ये जो x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए b, ये जो है कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन कहलाता है, ये कहलाता है आपका डोमेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हर एलिमेंट का यूनिक कनेक्शन है या नहीं है, यूनिक कनेक्शन है। अब मान लीजिए कि fx जो x जो ये आपको सेट A में जो एलिमेंट मिल रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ fx। x जो है वो प्री इमेज है fx का, और ये क्या कहलाता है, इमेज। ये जो fx का इमेज है, fx का y जो है वो इमेज है, समझ रहे हैं। और ये जो मिल रहा है, ये जो वैल्यू मिल रहा है अंदर वाला, ये रेंज कहलाता है, रेंज। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलते हो आप, डोमेन, फिर इमेज, प्री इमेज ऑफ x जो है प्री इमेज है fx का, और fx का जो y है वो इमेज है। और ये जो इनवर्स है, मतलब कि, और x को और भी क्या बोल सकते हो कि अगर b से a में अगर डिफाइन किया गया, अगर a से b में है और b से a में भी अगर डिफाइंड हो रहा है, तो x जो है इसका जो है इनवर्स का इमेज हो गया, b का इनवर्स का इमेज x कहला सकता है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल समझ आएगा। तो ये जो मैपिंग दिया गया है fx बराबर x प्लस 1, ये फंक्शन डिफाइन किया गया, तो सबका यूनिक कनेक्शन है, इसको इमेज बोलते हैं। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये जो होता है वो डोमेन कहलाता है। इधर पार्ट में जो एलिमेंट सेट a में जो भी बिलोंग करता है सारा एलिमेंट, उसको डोमेन, सेट b में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन, और इस वैल्यू पे, x के वैल्यू पे जो हमको y मिल रहा है, y, वही तो कोडोमेन होता है। ये कोडोमेन मतलब ये तो पहले से मतलब y जो है कोडोमेन हुआ, और ये जो वैल्यू मिला आपको वो रेंज कहलाता है। कोडोमेन रेंज सेम ही होता है ऑन टू फंक्शन के केस में। तो ये कोडोमेन जो है आउटपुट नहीं देगा, रेंज देता है आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका कोडोमेन और ये रेंज हुआ। तो ये y जो आपको मिल गया ये इमेज है, इमेज को ही आप रेंज कहते हो, इमेज को ही आप रेंज भी कहते हो, है ना। तो y मतलब इमेज मतलब रेंज मतलब कोडोमेन, सब एक ही चीज हुआ, मतलब कोडोमेन। और लेकिन कोडोमेन को आप नहीं कह सकते कि ये जो है आउटपुट देता है, हमेशा रेंज को ही हम लोग आउटपुट में लेते हैं। तो ये आपको प्योरली जो है ग्राफ आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग इस पूरे फंक्शन को समझते हैं, कि मतलब कोई फंक्शन अगर a से b में अगर डिफाइन किया गया है तो सबका यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका फंक्शन से रिलेटेड ये जो ग्राफ हुआ है ना। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, फीचर्स, फंक्शन का फीचर्स, कि कब फंक्शन होगा, किस टाइप के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे और किस को नहीं कहेंगे फंक्शन की, वो फंक्शन में नहीं है। तो कुछ जो है फंक्शंस का टर्म्स पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा, है ना। तो फीचर्स ऑफ फंक्शन, फीचर्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए यहां पे क्या होता है फंक्शन। अब मान लीजिए कि फॉर एवरी element, for every element x belongs to A, there exists y in B।
कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट y इन b। मतलब हर एलिमेंट जो सेट A का x जो है, x मान लीजिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, मतलब x एक वेरिएबल लिया गया, मान लीजिए कि यहाँ पे हर एलिमेंट जो x का होगा जो सेट A से बिलोंग करता है, उसका हर एलिमेंट के लिए y जो है b में एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है एवरी एलिमेंट ऑफ B, every element of B is the image of element of A। मतलब कि ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट जो B में मिल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ A। मतलब कि हर एलिमेंट्स के लिए आपका जो है B में इमेज मौजूद होना चाहिए, मतलब अलग इमेज, है ना, हर एलिमेंट के लिए। मतलब अगर मान लीजिए कि A में अगर x बिलोंग कर रहा है, x एलिमेंट जो है A में बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो है इमेज y में होना चाहिए, है ना, सबका, फॉर ऑल एलिमेंट्स, है ना। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। मतलब सारा का सारा एलिमेंट A का जो है उसका इमेज B में मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना था। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसी से रिलेटेड, अभी मैं इसको क्लियर भी करूंगा, फिगर्स कैसे आपको करना है। देखिए दूसरा पॉइंट, सेम एलिमेंट ऑफ A from function A to B associate same element of A from function A to B does not associate with distinct element of B। मतलब कि सेम एलिमेंट का एसोसिएशन, सेम एलिमेंट ऑफ A मतलब फ्रॉम फंक्शन A to B डज नॉट एसोसिएट विद द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ B। मतलब कि ऐसा भी इसको लिख सकते हो आप कि मोर देन, अब क्या हो सकता है कि सेम एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन मोर देन वन एलिमेंट ऑफ A, मोर देन, और भी इसको ऐसे लिख सकते हो, मोर देन वन element of A may have, है ना, एक से ज्यादा सेम इमेज इन B, है ना। मतलब कि H, अब ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि सेम एलिमेंट A, जैसे मान लीजिए कि सेम एलिमेंट ऑफ A, सेट A का
डिस्टिंक्ट एलिमेंट उसका इमेज नहीं होगा, मतलब एक ही एलिमेंट का दो अलग इमेज नहीं होगा बी में। और भी इसको क्या लिखा जा सकता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज होगा, या एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, ठीक है। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट्स विथ सेम एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए associates with same element of B। अब इसको हम लोग फिगर से, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये जो पॉइंट्स है ना, पैराग्राफ आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट में ये सब जो है पैराग्राफ आप लिख लीजिए कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए मे हैव, ये एक ही चीज हुआ। मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का अलग अलग इमेज बी में नहीं होना चाहिए, सबका यूनिक होना चाहिए। अच्छा, एक से ज्यादा एलिमेंट ए में जो है उसका सेम इमेज बी में हो सकता है। बस ये दो पॉइंट, मतलब हर एक्स के लिए वाई मौजूद होना चाहिए, हर वाई के लिए एक्स होना चाहिए, मतलब हर एक्स के लिए वहां पे जो सेट बी में है वो एलिमेंट वाई में होना चाहिए। मतलब कि हर एक्स के लिए सेट ए में जो है उसके लिए वाई डिफाइंड होना चाहिए, और दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट ए का जो है उसका सेम इमेज बी में हो सकता है। अब देखिए, हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखिए, ये फीचर्स था फंक्शन का कि कैसे उसको आप लिख सकते हो। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला जो है ऐसे लेते हैं हम, आप बताइएगा 1 2 3 1 4 9। अब देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है कि नहीं, मतलब हर एक्स के लिए वाई डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये आप बताइएगा कि कौन फंक्शन होगा। देखिए और यहाँ पे आपका 9। अब आप बताइएगा कि कौन सा फंक्शन है और नहीं है। चलिए यहाँ पे एक ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक ले लेते हैं। अब क्या कहते हैं कि वन टू थ्री, और यहां पे ले लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए 1 इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, या फिर मान लीजिए 2 इससे अटैच है, इस तरीके से। तो ये जो है आपका, देखिए एक एलिमेंट का, सेम ही एलिमेंट का दो इमेज वाई, मतलब वाई में मिल रहा है सेट बी में। अच्छा, एक और एग्जांपल,
ठीक है, मान लीजिए कि अब ये भी नहीं होना चाहिए, कोई छूटना भी नहीं चाहिए, मतलब कि ये फंक्शन में कोई भी छूटना भी नहीं चाहिए, जैसे इसका कोई भी रिलेशन इसके साथ, मतलब कि छूट बी में छूट सकता है लेकिन ए में नहीं छूटना चाहिए, हर एक्स के लिए वाई होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। होगा क्या, मतलब इसका दो दो इमेज मिल रहा है, एक ही एलिमेंट है और दो दो इमेज मिल रहा है। अब 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, लेकिन एक का जो है एक भी है और दो भी है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये भी फंक्शन नहीं। अब इसमें क्यों क्यों नहीं फंक्शन हो रहा है, क्योंकि ये देखिए कि ए में जो एलिमेंट है इसका इमेज है क्या बी में, नहीं मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ये होगा बिल्कुल, ये होगा बिल्कुल, क्योंकि हर का एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है। तो ये था कि फंक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, मतलब कि हर एलिमेंट सेट ए का जो है यूनिक एलिमेंट बी के साथ होना चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। तो ये था फंक्शन क्या फीचर्स। अब जो है हम लोग है क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे टाइप्स आपको पढ़ना है, तो पहला 1 1, दूसरा है आपका मैनी 1, सी है ऑन टू, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं आप, इंजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया आपका ऑन टू, जिसको सर्जेक्टिव भी आप बोलते हो, सर्जेक्टिव फंक्शन। और डी नंबर जो है आपका, ये क्या होता है, इनटू फंक्शन। तो हम लोग जो है नेक्स्ट जब भी मेरा ये सेशन आएगा तो हम लोग जो है बारी बारी से, और 1 1 फंक्शन मैं अभी बता देता हूँ शॉर्टकट इसका कि डेफिनेशन में, मतलब मैनी 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, है ना, फंक्शन 1 1 कब होगा, मैनी 1 कब होगा, ऑन टू फंक्शन। जल्दी से इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद 1 1 फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इंजेक्टिव भी बोला जाता है उसको। चलिए, तो ये फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी 1 1 if every element of A, है ना, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, every element of A have distinct image in B। अभी आपने देखा था, है ना, इसका एग्जांपल अगर आप नोट डाउन करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पे अगर ऐसा आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ये 1 4 9। अब देखिए हर एलिमेंट का जो है यूनिक कनेक्शन है कि नहीं, अलग अलग इमेज है, 1 का अलग, 2 का अलग, और ये जो है fx जो है यहाँ पे x स्क्वायर है कि नहीं, तो ये आपका फंक्शन जो है 1 1 कहलाएगा, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज, हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज अगर मिला तो ये 1 1 कहलाएगा। दूसरा फंक्शन देख लीजिए आप क्या होता है, दूसरा फंक्शन जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, मैनी 1। दूसरा मैनी 1 था आपका, तो मैनी 1
मैनी वन जो है क्या होता है, ए फंक्शन। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 2025 बोर्ड के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन। तो यहाँ पे ये फंक्शन, ए फंक्शन फ्रॉम, ए फंक्शन एफ a to b is said to be many one if more than one element of a have same image in B। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम इमेज मिलेगा तो मैनी वन हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल, और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों कि आप अगर ध्यान से अगर ये सेशन को समझिएगा तो बिल्कुल एक भी बात आपको ऊपर से नहीं जाने वाला है, हर बात आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर -1 लेता हूं मैं, और ये -2 है और 2 है, -3 3, इसका अगर 1 है, इसका 4 है, इसका 9 है, देखिए इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, देखिए एक या एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो मैनी वन हुआ फंक्शन जो है मैनी वन हुआ, मतलब कि एक से ज्यादा एलिमेंट ए का जो है सेम इमेज हो रहा है, मतलब -1 का भी और 1 का भी, देखिए 1 ही इमेज है, -2 का और 2 का, दोनों का 4 मिल रहा है इमेज, तो ये हुआ मैनी वन। चलिए ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं, तीसरा नंबर। ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा तो फास्ट चलेंगे ही, आपको मतलब जल्दी से कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा सा इसको जो है फास्टली लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं, सी नंबर, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ऑन टू फंक्शन को समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 1 और ऑन टू से ही आपका आएगा प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कई बार पूछ देता है बोर्ड में कि ऑन टू फंक्शन प्रूव कीजिए, तो कैसे आप प्रूव करोगे। तो देखिए ए फंक्शन एफ a to b is said to be onto if every element of set B is every element of B is image of every element of B is image of some element of set A। मतलब कि हर एलिमेंट बी का कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए में जो भी एलिमेंट कुछ भी है, कुछ एलिमेंट अगर है तो उसका सारे एलिमेंट का जो है बी इमेज होगा। मतलब सारे एलिमेंट का, मतलब बी में जितना भी एलिमेंट है वो ए का इमेज होगा, मतलब बी में कोई छूटना नहीं चाहिए। समझ गए। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसा बात करें तभी आप ऑन टू कह पाइएगा। जैसे ये जो है बी में कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 इसमें लिए हैं और इसमें आपका आ रहा है 2 3 और ये आ गया 4, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब कि जो है सारे एलिमेंट जो ए में है उसका, मतलब बी में जो भी एलिमेंट है वो है सारे ए का जो भी एलिमेंट है उसका इमेज है। मतलब कोई भी बी में ऐसा एलिमेंट छूटे ना
जो किसी का इमेज ना हो, ऑन टू तभी होगा। मतलब कि बी में जितना भी एलिमेंट है कहीं ना कहीं ये जो है इसका इमेज है कि नहीं, मतलब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बी में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए वाले एलिमेंट्स का इमेज है। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें बचा नहीं है जो इमेज नहीं है। जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, तो ये जो है देख रहे हैं आप ऑन टू फंक्शन हुआ। देख लीजिए अब ऑन टू फंक्शन के केस में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन के केस में आपको एफ एक्स बराबर वाई प्रूव करना होता है। एफ एक्स बराबर वाई मतलब कि रेंज ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। मतलब कि अगर ऑन टू फंक्शन कोई है तो कोडोमेन जो है जो फंक्शन का मतलब सेट बी का जो कोडोमेन है फंक्शन का वो फंक्शन का रेंज के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि मतलब कोडोमेन एफ का रेंज ऑफ एफ के बराबर होगा। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हुआ, मतलब कि इसके केस में आप एफ एक्स बराबर जैसे